बच्चों, आज वसंत भाग 3 का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता हम लोग पढ़ रहे थे। और इस कविता की समाप्ति के बाद पाठ में आए प्रश्न अभ्यास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले पाठ से शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कवयित्री ने निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। चिड़िया को उड़ने में कोई बाधा नहीं है, वह उड़ने की तैयारी में है। और चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है, जिसको ले जाने में कभी कभी वो तिनका गिर भी जाता है, लेकिन वो अपना साहस नहीं खोती, दोबारा तिनका चुनकर अपनी चोंच में दबाकर फिर से उड़ती है और एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घोंसला बनाती है। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि स्टेशन पर भीड़ भाड़ है। स्टेशन पर भीड़ भाड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाने के लिए तैयार है। रेलगाड़ी की भी अपनी मंजिल है जहाँ तक उसे जाना होता है, और लोग अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और वह रेलगाड़ी उन लोगों को लेकर जाती है जिनकी उनका कोई प्रियजन उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। वो लोग कितने आशावादी हैं। उन्हें एक दूसरे की कुशलता की चिंता है और वो उसका इंतज़ार करते हैं। उनके अंदर आशा है। और इसके बाद है, अभी भी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, जिसमें अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानी सुनाती है। तो ये कहानी पहले भी नानी दादी लोग अपने बच्चों को सुनाती थी, नाती पोतों को सुनाती थी, और आज भी सुनाती हैं। तो ये चीज़ जो है वो पहले भी थी और अभी भी है, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और ये कठिन समय नहीं है। तो इस तरह से ये बताने के लिए लेखक कवित्री ने ये तर्क प्रस्तुत किए हैं। और इसमें एक और है कि गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए भी कोई तैयार बैठा है। यानी कि अगर कोई गलत मार्ग पर जाता है तो उसे संभालने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये तर्क हैं जिससे ये बताने का प्रयास किया गया है कि यह कठिन समय नहीं है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है ताकि वह अपने लिए घोंसला बनाने की तैयारी कर सके, ताकि उस घोंसले में वह अंडे दे सके और उन अंडों में से निकलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो चिड़िया
चोंच में तिनका दबाकर घोंसले बनाने की तैयारी में है। अब है इसमें एक प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं और अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो अभी भी का प्रयोग करने से लगातार काम होने की प्रक्रिया का पता चलता है। तो इसमें इन पंक्तियों में इस कविता में अभी भी के प्रयोग वाले वाक्य हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की, अभी भी झरती हुई पाती, अभी भी भीड़ है, अभी भी कहता है कोई, अभी भी कहा जाता है, अभी आती है एक बस। तो ये कुछ पंक्तियां हैं कविता की जहाँ पर कि अभी भी का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इससे पता चलता है कि जो बातें पहले थीं वो अभी भी हैं और ये निरंतर चला आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अभी भी का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न, जिसमें लिखा है कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं और अभी भी इन दोनों का एक साथ प्रयोग करना है और इनका प्रयोग करके 3 वाक्य बनाना है जिसमें नहीं अभी भी के कौन से भाव छिपे हैं वो भी लिखना है। तो इसमें हो सकता है वाक्य जैसे नहीं, अभी भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। जैसे कोई जो जीता है वो बोलेगा कि मैंने तुम्हें हरा दिया, तो जो हारा है वो इस भाव में कहेगा नहीं, अभी भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे वो उसको चुनौती दे रहा है कि मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर चुनौती का भाव दिखाई देता है। नहीं, अभी भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। इसी तरह का और वाक्य हो सकता है जैसे नहीं, अभी भी गाड़ी के आने में देर है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी भी हमें प्रतीक्षा करना है, अभी गाड़ी आने में देर है। नहीं, अभी भी गाड़ी के आने में देर है, प्रतीक्षा का भाव है यहाँ पे। और एक और वाक्य बन सकता है नहीं, अभी भी तुम सच नहीं बोल रहे हो। यहाँ पे नहीं का प्रयोग हुआ है, नकारात्मक भाव है, यानी कि नहीं का प्रयोग हुआ है, नहीं अभी भी तुम सच नहीं बोल रहे हो। अब एक वाक्य और बन सकता है जैसे नहीं, अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं। जैसे कि मुख्य अतिथि आने वाले हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं। यहाँ पर भाव दिख रहा है आशा का, यानी कि उम्मीद है कि अभी भी वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे आशा का भाव दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की ओर। यहाँ पर एक शीर्षक है
कविता से आगे। कविता से आगे में पहला प्रश्न है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो यहाँ पर ऐसी कहानी खोजना है जिसमें जीवन के कहानी के आखिरी हिस्से में परिस्थितियाँ कठिन हो और फिर अंत में उसकी विजय दिखाई जाए, सफलता दिखाई जाए, जीतने का संदेश हो। तो ऐसी कहानी छात्र पुस्तकालय की पुस्तकों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी कहानी हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी मिलती है। जैसे कृष्ण और सुदामा की चरित्र कथा सुनाई जाती है। सुदामा की जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वे कृष्ण के घर जाते हैं और वहाँ उनका स्वागत होता है, लेकिन वापस चलते समय भी उनको इस बात का आभास नहीं हो पाता है कि कृष्ण ने उनकी सहायता की या नहीं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी उनका विश्वास अडिग रहा, इसलिए विपरीत परिस्थितियों को हिम्मत के बलबूते जीता जा सकता है। और सुदामा जी की आर्थिक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और उनका जीवन शैली बदल जाता है। तो इस तरह से इनकी कहानी में अंत में उनके विपरीत परिस्थितियों को भी हिम्मत के बलबूते उन्होंने जीत लिया था। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न को ये समझना है कि अगर कोई घर में इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसके विषय में आप क्या सोचते हैं, ये लिखना है। जैसे प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति कोई अपना ही शुभचिंतक होता है। जब बच्चे खेलने जाते हैं खेल के मैदान में, तो माता पिता उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जब अंधेरा होने लगता है तो वो जो है चाहते हैं कि बच्चे अपने घर में आ जाएं, वो उनका इंतज़ार करते हैं घर पर पहुंचने का। और इसीलिए कोई अपना शुभ चिंतक जो हमारा अच्छा चाहता है, भला चाहता है, जिसे हमारी चिंता है, हमारी सुरक्षा की और हमारी भलाई की, तो वही जो है इंतज़ार करता है। घर से विद्यालय आने पर घर के सदस्य बच्चों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मेरी माँ समय पर घर न लौटने पर वह परेशान हो जाती है। जैसे कि अंधेरा हो गया, बच्चे खेलने गए हैं या कहीं पिकनिक पे गए हैं या कहीं बाहर गए हैं, तो अंधेरा होने पर माँ परेशान हो जाती हैं और उनके लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनका प्यार बनावटी नहीं होता। माँ या शुभ चिंतकों की इच्छा होती है कि उसकी संतान दिन छिपने से पहले घर वापस आ जाए। तो ये माँ का प्यार होता है अपने बच्चे के प्रति, उसकी सुरक्षा को लेकर और उसकी अच्छे भलाई के लिए। तो इस तरह से माँ जो है वो शुभ चिंतक होती है अपनी संतान के लिए, और इसीलिए वह चाहती है कि उसका बच्चा समय रहते घर पर वापस आ जाए।
प्रतीक्षा करने वाली माँ के बारे में हम सोचते हैं कि उन्हें मुझसे विशेष अपनत्व तथा लगाव है। वे मुझे बहुत प्यार करती हैं और वे हमारी सुख दुख तथा ज़रूरत का ध्यान रखती हैं। वे चाहती हैं कि मैं समय से पहले ही उनके आँखों के सामने रहूं। मेरी माँ मेरी थोड़ी सी परेशानी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा हम लोग तब भी देखते हैं जब कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ दिन रात उसकी सेवा करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और खेलने कूदने लगे। तो इस तरह से माँ जो है वो हमारे अपनेपन के लिए और हमारे प्यार को बढ़ाती है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। अब इसके बाद प्रश्न है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में प्रश्न दिया है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कक्षा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो बनाइए। तो यहाँ पर अंतरिक्ष के पार की दुनिया में वहाँ से आने वाली बस का वर्णन है इस कविता में। और ऐसी ही कहानी आप लोग कक्षा 6 में पार नज़र के में पढ़े होंगे। वो भी एक कहानी अंतरिक्ष मंगल ग्रह के बारे में है। तो इस तरह से अपनी सोच से अपने से कोशिश करके ऐसी कोई कहानी की कल्पना करके लिखी जा सकती है। तो ये छात्र स्वयं कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी कहानी लिखें। ये थे हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर। और इसके बाद पाठ पर आधारित कुछ विकल्पी प्रश्न जो पाठ में से बनाए गए हैं, ऐसे प्रश्न का अभ्यास करवाया जाएगा। जैसे इसमें कुछ प्रश्न हमने लिया है, इसे ध्यान से बच्चे सुनेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें कि कई विकल्प दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से कोई एक विकल्प चुनना होता है। तो इसमें सभी विकल्पों को ध्यान से सुनना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कवयित्री के अनुसार यह समय कैसा है? तो कवयित्री के अनुसार यह समय, पहला विकल्प है सबसे कठिन समय है। दूसरा विकल्प है यह सबसे कठिन समय नहीं है। और तीसरा विकल्प है थोड़ा कठिन समय है। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चारों विकल्प देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कवयित्री के अनुसार यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो दूसरा विकल्प यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये सही है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि इस कविता के रचयिता कौन है। इसमें 4 विकल्प है। सुभद्रा कुमारी चौहान पहला विकल्प है ये। और दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा। और तीसरा विकल्प है जया जादवानी। और चौथा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प जया जादवानी
ये सही उत्तर है। जया जादवानी, यह सबसे कठिन समय नहीं इस कविता की कवित्री हैं, इन्होंने लिखा है। और अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि तिनका कहाँ है। पहला विकल्प है पानी में, दूसरा विकल्प है ज़मीन में, तीसरा विकल्प है चिड़िया के चोंच में और चौथा विकल्प है पेड़ पर। तो इस कविता के आधार पर तीसरा विकल्प सही है, चिड़िया के चोंच में। अब चौथा प्रश्न है, सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही हैं। तो कविता में कहानी कौन सुना रहा है, इसमें जो विकल्प दिया हुआ है उसे हम पहले सुन लेंगे। पहला है बूढ़ी दादी, दूसरा है बूढ़ी नानी और तीसरा है पड़ोसिन और चौथा है कोई न कोई। तो कविता में जो दिया हुआ है उसके आधार पर दूसरा विकल्प सही है, बूढ़ी नानी। अब पांचवा प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर क्या है। स्टेशन पर क्या है कविता के आधार पर। तो इसमें पहला विकल्प है रेलगाड़ियों का तांता, यानी कि बहुत सारी रेलगाड़ियाँ। दूसरा विकल्प है यात्रियों की भीड़ और तीसरा विकल्प है ढेर सारा सामान और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, अर्थात कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा विकल्प जो सही है, यात्रियों की भीड़। अब आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न, कहानी में कौन सा हिस्सा बाकी रहता है। तो इसमें पहला विकल्प है बीच का भाग, दूसरा संदेश का भाग यानी शिक्षाप्रद हिस्सा और तीसरा है विकल्प पहला भाग और चौथा है विकल्प तीसरा भाग। तो यहाँ पे संदेश का भाग यानी कि जो सबसे अंत में होता है, तो वो विकल्प सही होगा। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। तो अंतरिक्ष के पार जो लोग जाते हैं वो पहला विकल्प है घूमने और दूसरा विकल्प है कुछ नए कार्य करने और तीसरा विकल्प है नई जानकारियाँ प्राप्त करने और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अंतरिक्ष यात्री जो है वो नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए ही जाते हैं। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, नई जानकारियाँ प्राप्त करने। अब इसके बाद बहुविकल्पी के बाद कुछ लघु प्रश्न हम लोग देखेंगे जिनके उत्तर संक्षेप में होते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, थामने को बैठा है एक हाथ से किस ओर संकेत किया गया है। तो थामने को बैठा है एक हाथ, इससे इस बात की ओर संकेत किया गया है कि गिरते लोगों को सहारा देने वाले लोग अभी भी हैं। तो मनुष्य को अगर उनके कदम लड़खड़ाते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं या उन्हें कुछ नुकसान होता है, तो उनको बचाने के लिए, सहारा देने के लिए बहुत सारे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो थामने को बैठा है एक हाथ, अर्थात संभालने के लिए, गिरते लोगों को सहारा देने के लिए अभी भी लोग इस दुनिया में हैं। अब है इसमें दूसरा प्रश्न, चिड़िया घोंसला क्यों बनाती है। तो चिड़िया घोंसला अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाती है। और इसके बाद एक प्रश्न है, यह कविता हमें क्या संदेश
देती है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है और हमें क्या संदेश मिलता है? तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता से हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। कवयित्री इस कविता के माध्यम से कहती हैं कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। समय तो सदा अच्छा ही होता है। आगे बढ़ने के लिए समय का इंतज़ार करना सही नहीं। अगर हम ये सोचने लगे, मान लो कि हम अभी ये समय ठीक नहीं है, हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, कल से पढ़ाई शुरू करते हैं, परसों से शुरू करते हैं, तो हम ऐसे अगर दिन ही रखते रह जाएंगे तो हमारा समय जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। हम अपना काम निर्धारित समय पे पूरा नहीं कर पाएंगे और असफल हो जाएंगे। इसलिए समय तो सब अच्छा है, हमेशा अच्छा है। तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें करना क्या है और अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। तो इसके बाद प्रश्न है कि बूढ़ी नानी सदियों से कहानियाँ क्यों सुनाया करती होंगी? तो बूढ़ी नानी द्वारा सदियों से कहानियाँ सुनाने के कई उद्देश्य हैं। जैसे पहला तो यह कि बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। वे अपनी शरारत भूलकर ध्यान मग्न होकर शांति से कहानियाँ सुनते हैं। इससे उन्हें जीवन की अनेक शिक्षाप्रद बातों का ज्ञान होता है। कहानियों में बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि कहानियों में अंत में हमें उससे सीख मिलती है कि हमें जीवन में ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सही गलत का ज्ञान होता है और इसमें बच्चों को जो है मनोरंजन भी होता है और इससे बच्चे जो है बिना किसी खर्च के, बिना किसी नुकसान के, इससे उनकी आँखों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसा कि आजकल टीवी देखने पर और मोबाइल यूज़ करने पर इन सब पे आँखों पे बहुत बुरा असर होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो इस तरह से दादी नानी जो है वो पहले कहानियाँ सुनाया करती थीं और बच्चे ध्यान से सुनते भी थे और अपने जीवन में सही गलत का उन्हें ज्ञान भी कहानियों के माध्यम से होता था। तो इस तरह से कहानियाँ इसीलिए वो सुनाया करती थीं, बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान के लिए भी। अब कवयित्री ने किन किन उदाहरणों से अपने तथ्य को तार्किक बनाया है, अर्थात ये समझाने के लिए कि यह कठिन समय नहीं है, उन्होंने कौन कौन से तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें जैसा कि पाठ के भी प्रश्नोत्तर में था कि इसमें जो है वो निराश होने से बचने के लिए मनुष्य के आसपास का ही वास्तविक उदाहरण दिया है जो हमारे आसपास दिखाई देता है। जैसे चिड़िया द्वारा घोंसला बनाने की तैयारी, चिड़िया की उड़ने की तैयारी, गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए उठे हाथ और स्टेशन पर भीड़ भाड़ जो ये बताती है कि उनके भी कई प्रियजन हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का और इनको भी खुशी है उनके यहाँ जाने का। तो इस तरह से स्टेशन की भीड़ हमें ये बताती है और स्टेशन पर रेलगाड़ियों का आवागमन जारी है, यानी कि रेलगाड़ियाँ तो बहुत पहले से चल रही हैं। तो ये चीज़ें पहले से होती आ रही हैं कि समय हमेशा जो है वो अच्छा होता है, सही होता है। और बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं। आज भी बच्चे ज़िद करते हैं कहानी सुनाने की। और इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष से बचे लोगों की खबर लेकर आती बस के माध्यम से काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पे ये काल्पनिक कहानी है और जिसमें अंतरिक्ष के बारे में सुनाया गया है और वहाँ से
जिसमें बचे हुए लोगों की खबर लाने वाली बस के बारे में कहा गया है। तो इस तरह से कवित्री ने हमारे आसपास के चीज़ों से, तथ्यों से अपने बात को तर्कपूर्ण बनाया है। तो ये रहा हम लोग का पाठ, यह सबसे कठिन समय, यह कठिन समय नहीं। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से मानव को जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में भी आशावान बने रहने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, आज ये पाठ हम लोग का पूरा हुआ और अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।